हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू शशि सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये विजन आईएएस की आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। टेस्ट सीरीज नंबर ये थर्ड का सेकेंड पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है। इससे पहले हम लोगों ने 2 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं इसके, ठीक है। ये 3 टेस्ट नंबर हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आपको देख सकते हैं, ठीक है। सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। और मैं प्री का भी टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो सारा इसमें ब्रीफ डिस्कशन हम करेंगे, एक लेमैन लैंग्वेज में हम सारा डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। जो मतलब इतनी टफ लैंग्वेज लिखी होती है उसको मैं एक सरल लैंग्वेज में आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो हमें पूरा क्वेश्चन को डिस्कस करना है। इसमें 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज, कल 7 करेंगे तो हमारे 20 पूरे हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप लोगों को अगर इसका प्लेलिस्ट चाहिए, ठीक है, तो प्लेलिस्ट आप लोग क्या मतलब जो इसका पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ आप लोग क्या कीजिए कि नीचे टेलीग्राम का मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। उसके साथ साथ मैंने एक डिस्कशन ग्रुप बनाया है, ठीक है, सीएससी सर्कल करके। वो भी नीचे आपको उसका भी ग्रुप का जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसका भी आपको लिंक दे दिया है, ताकि आप लोग अपना उसमें क्वेश्चन लिखें, ठीक है, और उसको पेस्ट करें जो भी लिखना चाहे, ठीक है। और उसमें डिस्कशन भी कर सकते हैं, एक दूसरे के क्वेश्चन भी रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो फुल्ली यहाँ पे मतलब पूरा ग्रुप डिस्कशन, मेंस की तैयारी और जो आपको देखने को मिलेगी प्री की तैयारी, सब पूरा हम कंप्लीट यहाँ डिस्कशन करवाते हैं, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हैं इसको। और अगर फ़ायदा मिलता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो इसमें कहा गया है कि समझाइए कि किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति को अंग्रेजों के औपनिवेशिक हितों द्वारा आकार प्रदान किया गया है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन के औपनिवेशिक हितों का जो संक्षिप्त मतलब एक ब्रीफ में हमको डिस्कशन कर लेना है, और भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति की ओर प्रदान करने में ब्रिटिश हितों को रेखांकित करने के लिए जो मतलब हमारे तर्क हैं उनको प्रस्तुत करना है। मतलब एक ब्रीफ लेमैन लैंग्वेज में हमको उनको डिस्कस कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो मतलब ये इनकी आर्थिक नीतियाँ थी, जो अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियाँ थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इसके जो आर्थिक नीतियों के प्रभाव पड़े, ठीक है, उसका हमको उल्लेख करते हुए आंसर को एंड कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा, जिसमें हमको 8 से 9 नंबर जो है मिल जाएंगे, ठीक है, जो मतलब बहुत ही अच्छा और अच्छे पॉइंट इसमें इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। तो चलते हैं देख लेते हैं कि मतलब ये ब्रिटिश शासन के औपनिवेशिक हित थे क्या, ठीक है। तो अंग्रेज आरंभ में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए। हालांकि भारत में अपनी कंपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उनकी प्रशासनिक और आर्थिक नीतियां उनके शासन के दौरान प्रायः परिवर्तित होती रही थी। मतलब एक नीति लाते थे, अगर वो उसमें वो फेल हो जाते थे दूसरी लेकर आते थे, ताकि जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके, ठीक है। परंतु उन्होंने कभी भी अपने मुख्य उद्देश्यों से ध्यान विचलित नहीं किया था। उनके मुख्य में कंपनी के मुख्य लाभ में वृद्धि करना, अपनी संपत्ति की लाभप्रदता में वृद्धि करना तथा जो है भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण को सुदृढ़ करना, ये शामिल थे, ठीक है। मतलब उनको कंपनी को लाभ होना चाहिए, उनकी संपत्ति बढ़नी चाहिए, ठीक है, और उनके जो मतलब जो ब्रिटिश शासन का भारत शासन पर जो नियंत्रण है वो मतलब मजबूत होता चला जाए, ठीक है। इन गतिविधियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति को निम्न तरीके से रूपांतरित किया है। उसमें हम देख सकते हैं कि एक तो है निवल निर्यातक से निवल आयातक तक, ठीक है, और कच्चे माल की आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत को देखा जाता था। बी औद्योगिकरण की इंडस्ट्रियलाइजेशन जो यहाँ इंडिया में नहीं करते थे, वो मतलब यहाँ से गुड्स ले जाते थे और वो हमको मतलब प्रोसेस्ड चीज़ें, जैसे यहाँ से इंडिया से गेहूँ ले गए, ठीक है, और वो क्या करते थे गेहूं का बिस्किट ब्रेड बनाकर लाते थे, तो वो इंडिया में बेचते थे, इस प्रकार, ठीक है। और ग्रामीणीकरण, इस पे भी उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वहाँ का हैंडीक्राफ्ट वगैरह था, ये सब मतलब देखने को मिला। और भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया उन्होंने, ठीक है।
जैसे कमर्शियल नील की खेती आदि चीज़ें जो है जो उनकी डिमांड थी, जहाँ जैसे मसाले थे, जूट और ये मतलब जूट था, कपास था, इन चीज़ों का इन्होंने मतलब ज़्यादा इन पे जोर दिया और परिवहन और संचार नेटवर्क का विकास किया इन्होंने, ठीक है। तो इस प्रकार इनकी ये नीतियाँ रहीं और ब्रिटिश पूंजी निवेश के आधार क्षेत्र थे। यहाँ पे मतलब ब्रिटिश लोग इंडिया में निवेश कर सकते थे और आर्थिक निकास यानी इकोनॉमिक ड्रेन भी यहाँ देखने को मिला कि मतलब यहाँ से पैसे को लेकर जाते थे इंडिया में, वो ड्रे मतलब उसका करते थे, ठीक है। तो ये सारी हमारी नीतियाँ थी, उनको हम अब डिटेल में देख लेते हैं। तो इसमें देखो क्या है, निवल निर्यातक से आयातक। तो इसमें चार्टर एक्ट 1813 के एक पक्षी मुक्त व्यापार और एक व्यापार नीति का भी प्रावधान किया गया, जिसने सस्ती ब्रिटिश वस्तुओं के भारतीय बाजारों में अत्यधिक प्रवाह हेतु सुगमता प्रदान की। इसके तहत अत्यधिक शुल्क के अधिरोपण द्वारा भारतीय उत्पादों के यूरोपीय बाजार में प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया, ठीक है। मतलब भारतीय जो भारत की कोई चीज़ बनी हुई जाती थी यूरोप में, उसको मतलब उसको वहाँ पे मतलब ब्रिटेन में, यूरोप में उसको बैन कर दिया कि भारतीय चीज़ों को वहाँ जो है वो नहीं बेच सकते हो, और ये इंडिया में ये धड़ल्ले से बेच रहे थे, ठीक है। और इवन एक बार तो ये भी हुआ कि एक भारतीय कपड़ा बना हुआ था, एक मुफलर टाइप में था, वो एक यूरोपीय कंपनी ने, यूरोपीय एक महिला व्यक्ति ने खरीद लिया था। तो उस पे दंड लगाया गया था, आर्थिक दंड शायद 50 पाउंड के समथिंग लगाया गया था, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि मतलब कितना, मतलब वो लोग यहाँ तो बेच रहे हैं इंडिया में, लेकिन इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो ब्रिटेन में नहीं बेचने दे रहे थे, ठीक है। इस प्रकार भारत निर्मित वस्तुओं की आपूर्तिकर्ता के स्थान पर निर्मित वस्तुओं के विक्रय हेतु बाजार बन गया था। इनके लिए बाजार की आवश्यकता थी क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था। कच्चे माल की आपूर्तिकर्ता के रूप में अगर हम बात करें तो इसमें देखो, अंग्रेजों ने भारतीय किसानों को खाद्यान्न फसलों के स्थान पर नकदी फसलों के लिए बाध्य किया। उन्होंने उनकी उपज को विक्रय करने हेतु विवश किया। इस प्रकार भारत ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता की स्थिति में पहुंच गया था, ठीक है। बी औद्योगिकरण की अगर हम बात करें तो शासकीय संरक्षण की समाप्ति और निर्यात में गिरावट के कारण भारतीय कारीगरों और हस्तशिल्पियों का पतन हो गया और इसके अतिरिक्त पारंपरिक आजीविका की क्षति हुई, किंतु इसके साथ ही औद्योगिकरण की प्रक्रिया आरंभ नहीं हुई। परिणाम स्वरूप भारत में ऐसे समय में भी औद्योगिकरण हुआ जब यूरोप में एक तीव्र औद्योगिकरण क्रांति का सूत्रपात हुआ था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इन लोगों ने किस तरह हमको जो है शोषित किया है इंडिया को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट की ग्रामीणीकरण। तो इसमें क्या था, बी औद्योगिकरण के कारण अनेक शहरों का पतन हो गया। कारीगर, दस्तकारों जैसे श्रमिकों ने अपनी वृत्तियों को त्याग दिया और गांव की ओर पलायन किए। मतलब देखो, वैसे होता है नॉर्मली कि लोग गांव से शहर की तरफ पलायन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे उल्टा चीज़ें हो रही हैं कि मतलब शहर से गांव की ओर पलायन कर रहे हैं और कृषि कर्म को अपनाया, मतलब कृषि कार्य को अपनाया और इससे भूमि पर दबाव बढ़ गया, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है हमारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा पॉइंट है, हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। तो कृषि जो पूर्व में जीवन यापन की पद्धति थी, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वाणिज्यिक महत्व से प्रभावित होकर एक व्यावसायिक उद्यम बन गई। कुछ विशेष फसलों जैसे कि कपास, जूट आदि को जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विक्रय के लिए उगाया जाता था, ना कि उपभोग के लिए, ठीक है। तो ये मतलब इसका वाणिज्यीकरण कर दिया। नील की खेती थी उसको भी इनमें इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट है कि परिवहन और संचार नेटवर्क का विकास। तो इसने भारत में ब्रिटिश नियंत्रण में वृद्धि की और यूरोपीय उत्पादों को देश के दूरस्थ भागों तक पहुंचाने में सहायता की। हालांकि यह भारत की वाणिज्यिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं था, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि ये मतलब इंडियन के लिए भी अच्छा ही रहा था, क्योंकि ये जो आंदोलन करता थे ये भी अपना जाते थे और हर जगह पे मतलब आवागमन का एक साधन भी बन गया था। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश पूंजी के निवेश हेतु आधार क्षेत्र। तो उच्च लाभ की संभावना, सस्ते श्रम की उपलब्धता,
सस्ते और सुगमता से उपलब्ध कच्चे माल तथा भारत में एक तैयार बाजार की उपलब्धता ने ब्रिटिश पूंजी को आकर्षित किया है। ठीक है, तो ये मतलब जो यहाँ इसकी ये फैसिलिटीज दी जा रही थी, इसके आधार पर जो ब्रिटिश पूंजी ने जो है इसमें नेक्स्ट है हमारा कि आर्थिक निकास। तो इकोनॉमिक ड्रेन जो था उसके बारे में, तो भारत में ब्रिटेन की ओर पूंजी का निकास वेतन जैसे निकास होता था, जैसे वेतन के माध्यम से, ब्याज के माध्यम से, लाभांश के माध्यम से, जो होम चार्जेस बहुत ज़्यादा लगाए जाते थे, तो उन सब के लिए जो है आर्थिक निकास देखा गया, जिस पर जो है दादा भाई नौरोजी ने एक बुक भी लिखी है, अन ब्रिटिश रूल इन पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है, तो इसे भी आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं। इससे भारत में पूंजी निकास की प्रक्रिया मंद हुई, जबकि उसी समय भारतीय ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का तीव्र गति से विकास हुआ था। तो इस प्रकार हम अगर बात करें तो आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय आंदोलन ने भारतीयों की मानसिकता पर अंग्रेजों के इस वैचारिक आधिपत्य को कमज़ोर करने का कार्य किया था। ठीक है, और किया कि विदेशी शासन भारतीयों के हितों में है, और इसके अतिरिक्त इसने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बौद्धिक अशांति को उत्तेजित किया और राष्ट्रीय चेतना का प्रसार किया। तो इन चीज़ों को ये मतलब जो चीज़ें की गई हैं, ये कहीं ना कहीं मतलब जो ये स्वतंत्रता संघर्ष छिड़ा था, तो इन्हीं सब चीज़ों के चलते ये छिड़ा था, क्योंकि ये अगर ऐसी क्रियाएं ना होती तो मतलब हम लोग ये कहते ही नहीं कि ये मतलब जो ब्रिटिशों का रूल जो है अनऑफिशियल है या मतलब ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मतलब अंग्रेज़ों की कुछ नाकामी रही थी, उसी की वजह से हम आज आज़ाद हो पाए हैं। ठीक है, वरना सब लोग एंजॉय करते रहते, जब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो हम गुलामी में ही आज भी एंजॉय कर रहे होते। ठीक है, तो ये जो उन्होंने किया इसके लिए जो है उन्हें हमें थैंक्सफुल करना चाहिए, और वरना नहीं इनके नहीं गुलाम होते तो मुग़लों के गुलाम हुआ करते थे, क्योंकि मुग़ल से गुलाम चले आ रहे थे हम लोग। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक फ़ायदेमंद भी रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है कि होम रूल आंदोलन के उद्देश्यों और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में उनके प्रमुख योगदानों पर प्रकाश डालिए, और 1919 तक यह आंदोलन मृतप्राय क्यों हो गया। तो होम रूल आंदोलन का संक्षिप्त परिचय देना है कि यह क्या था होम रूल आंदोलन, इसके उद्देश्य क्या हैं, भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान इनमें क्या मतलब क्या क्या इन्होंने हमारे जीवन में योगदान दिया है, और इनके पतन के कारण क्या क्या थे। ठीक है, तो हमको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में सब कुछ डिस्कस कर लेना है। ठीक है, तो होम रूल लीग की बात करें तो होम रूल लीग आंदोलन 1916 से 1918 का तक मतलब देखने को मिला था, और इसका नेतृत्व जो है महाराष्ट्र यानी मुंबई को छोड़कर, मुंबई वाले भारत पार्ट में नहीं था, बाकी जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार क्षेत्र में बाल गंगाधर तिलक तथा शेष भारत में एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। यह आंदोलन आयरिश होम रूल से प्रेरित था। ठीक है, मतलब आयरिश होम रूल से प्रेरित था। तो इस आंदोलन के अगर उद्देश्य की हम बात करें तो इसमें एनी बेसेंट ने मांग की कि युद्ध के पश्चात भारत को अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों के समान स्वशासन प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और तिलक द्वारा स्वराज के साथ साथ भाषाई राज्यों के गठन और मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने की मांग की गई, और तिलक ने सरकार को अपदस्थ किए बिना अहिंसक तरीके से प्रशासन में सुधार करने का लक्ष्य रखा गया, और तिलक एवं एनी बेसेंट दोनों राजनीतिक शिक्षा और राष्ट्रवादी राजनीतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते थे। तो ये हमारे ये 4 मेन उद्देश्य थे, जिस उद्देश्य पे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा किए जा रहे थे। और इसका योगदान क्या रहा इस संघर्ष का हमारे जीवन में, मतलब स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा। तो देखो इसमें इस प्रकार इस आंदोलन में हम कह सकते हैं कि वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC के विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के दौरान अत्यधिक सरकारी दमन आदि कारणों से उत्पन्न संघर्ष में उत्पन्न शून्यता को समाप्त करने का प्रयास किया गया। ठीक है, और इन्हें शहर गांव के मध्य संगठनात्मक संबंध स्थापित किए, जो बाद के वर्षों में महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। इस स्वशासन के विचार को लोकप्रिय बनाकर देश में व्यापक राष्ट्र
वादी समर्थक माहौल तैयार किया गया। तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने गर्मपंथियों को आईएनसी में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मुस्लिम लीग के साथ समझौता जो मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ समझौता था 1919 का, उसमें हस्ताक्षर करने में भी योगदान महत्वपूर्ण था। तो ज्ञातव्य है कि इस समझौते के दौरान जो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो ये भी हमारा एक मतलब योगदान देख सकते हैं कि ये समझौता भी इन्हीं लोगों द्वारा कराया गया था जो होम रूल था। और गांधी जी द्वारा मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध देश भर में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करने हेतु होम रूल लीग द्वारा निर्मित ढांचे का उपयोग किया गया था। तो ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत ही उपयोगी और लाभदायक और महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने होम रूल के बारे में देख लिया। हालांकि निम्नलिखित कारकों के परिणाम स्वरूप वर्ष 1919 तक यह आंदोलन मृतप्राय हो गया था। तो इसको देखो, जुलाई 1918 में सरकार द्वारा संवैधानिक सुधार एजेंडे को प्रकाशित किया गया, जिसमें लीग में शामिल नरमपंथियों को संतुष्ट कर दिया, जिसके पश्चात वे किसी भी सविनय अवज्ञा में भाग नहीं लेना चाहते थे। एनी बेसेंट द्वारा संवैधानिक सुधारों के साथ साथ निष्क्रिय आंदोलन के संदर्भ में ढुलमुल रवैया अपनाया गया। उन्होंने ना तो इन्हें स्वीकार किया और ना ही इन्हें पूर्ण रूप से ना तो अस्वीकार किया और ना ही पूर्ण रूप से स्वीकार किया। ठीक है, तो ये एनी बेसेंट का जो मतलब टारगेट लक्ष्य रहा था। तिलक एक मानहानि मुकदमे की पैरवी हेतु इंग्लैंड चले गए। इस आंदोलन की महत्वपूर्ण अवधि के दौरान महीनों तक अनुपलब्ध रहे, जिसके परिणाम स्वरूप आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया और वर्ष 1917 से 18 के दौरान सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसके कारण आंदोलन में व्यवधान आया। हालांकि 1919 में यह आंदोलन मृतप्राय हो गया था, लेकिन इसने स्वतंत्रता संघर्ष को एक ऐसे समय में निरंतरता प्रदान की जब इंडियन नेशनल कांग्रेस में संगठन और दिशा का अभाव था। इसने एक ऐसे राष्ट्रवादी ढांचे का भी निर्माण किया जिसका उपयोग गांधी जी द्वारा बाद में अंग्रेजों को विरुद्ध संचालित किए जाने वाले निष्क्रिय प्रतिरोध आंदोलन में किया गया था। ठीक है, तो ये हमारे लिए जो होम रूल आंदोलन था बहुत ही अच्छा रहा। जो जिस समय मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस निष्क्रिय थी, उस समय इसने एक मतलब ढांचा, एक राष्ट्रव्यापी ढांचा बनाने में सहायता की थी। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारे लिए होम रूल बहुत ही फायदेमंद रहा, इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें कहा गया कि 1857 के विद्रोह के कारणों पर प्रकाश डालते हुए इनकी प्रमुख कमजोरियों का विवरण देना है। तो 1857 का जो हमारा जो विद्रोह था ये किस कारणों से हुआ था, उन से कारणों के बारे में हमको बताना है और कि कौन कौन सी मतलब जो विफल होने की कमजोरियां रही कौन कौन सी थी जिससे ये विफल हो गया। और 1857 के विद्रोह से जो राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व अन्य कारणों का वर्णन जो कर देना है हमको, संक्षिप्त में ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा मतलब डिस्कस कर लेना है और इसकी कमजोरियां बता देनी है और इसका महत्व करते हुए हमको जो है क्वेश्चन को एंड कर देना है। तो ये मतलब हमारा पूरा एक अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा 1857 की क्रांति थी क्या। तो 1857 का जो विद्रोह अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध जो है एक बड़ा विद्रोह था। जो इसकी शुरुआत मेरठ में कंपनी के एक भारतीय सैनिक द्वारा की गई विद्रोह से हुई थी। इसका तात्कालिक कारण सेना में एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाता था। ऐसा माना जाता था कि इसके कारतूस को गाय और सूअर की चर्बी से बनाया गया है, जिसे राइफल में भरने से पूर्व दांत से खींचकर खोलना होता था। इसका कारतूसों का हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों द्वारा भारी विरोध किया गया। हालांकि इस विशाल असंतोष के अन्य कारण भी थे। ठीक है, लेकिन ये तात्कालिक कारण कह सकते हैं कि ये जो गाय के चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, तो इसका अगर आर्थिक कारण की अगर हम बात करें तो इसमें देखो, किसानों में अत्यधिक भू राजस्व की मांग की जा रही थी, उन पर अत्यधिक कर आरोपित किया जा रहा था। जमींदारों को उच्च भू राजस्व के लिए परेशान किया जा रहा था। ठीक है, उनकी भूमि को जब्त करने की धमकी दी जा रही थी। ब्रिटिश
जो ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप शिल्पकारों और हस्तशिल्पकारों का पतन हो गया कि उन्होंने ज़्यादा मतलब जो फैक्ट्री से बना हुआ मटेरियल जो वो लाते थे इंडिया में बेचते थे मार्केट के तौर पे, तो वो सस्ता प्रोडक्ट बेचते थे। लेकिन जो हैंडीक्राफ्ट थे यहाँ के, जो इंडिया के, ये लोग क्या करते थे कि ये इनका महंगा पड़ता था प्रोडक्ट, तो इनका कोई प्रोडक्ट खरीदता ही नहीं था। ठीक है, तो इनका पतन हो गया, ये लोग भी बहुत गुस्से में थे और अंग्रेज़ों की व्यापारिक नीति के तहत भारत निर्मित वस्तुओं पर उच्च शुल्क दरों और आयातित वस्तुओं पर निम्न शुल्क दरों की व्यवस्था की गई थी, जिसने व्यापारियों और दुकानदारों को असहाय बना दिया। ये व्यापारी वर्ग भी इनसे परेशान था। और अगर राजनीतिक कारणों की अगर हम बात करें तो इसमें ब्रिटिश नीतियों जैसे कि सहायक संघ, व्याप्तगत सिद्धांत आदि ने भारतीय राजाओं की राजनीतिक प्रतिष्ठा को कमजोर कर दिया था। प्रशासनिक की अगर बात करें तो प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, जैसे बात करें तो विशेष रूप से पुलिस या छोटे अधिकारियों या निचली अदालतों में बहुत घूसखोरी हो रही थी और इसके कारण लोगों में असंतोष और असंतोष उत्पन्न हो गया। और इसके साथ साथ जो सामाजिक और धार्मिक अगर हम बात करें तो अंग्रेजों द्वारा सामाजिक धार्मिक सुधारों हेतु किए गए प्रयास, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा विवाह, पुनर्विवाह का समर्थन आदि, ईसाई मिशनरियों की जो कार्य पद्धति को रूढ़िवादी भारतीयों द्वारा उनके सामाजिक तथा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता था। तो इन सब बातों को अगर हम देखें तो देखो, ये क्योंकि ये जो धार्मिक हमारा हस्तक्षेप था अंग्रेज़ों का, तो हम लोग जो मानते थे, जो हमारे इंडियंस थे, कहते थे कि ये हमारी मतलब समाज में हमारी जो प्रतिष्ठा है, हमारे जो मतलब रीति रिवाज चले आ रहे हैं, उनको ये लोग समाप्त कर रहे हैं। और इन सब बातों के बारे में ये लोग मतलब इन अपना जो है ये सोचते थे कि ये लोग हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स में जो ये हस्तक्षेप कर रहे हैं। बाहरी घटनाओं का प्रभाव अगर हम बात करें तो इस विद्रोह की शुरुआत उन घटनाओं के साथ हुई जिसमें अंग्रेजों की पराजय हुई थी, अतः अब उन्हें अजेय नहीं माना जा रहा था। उदाहरण उदाहरणतः प्रथम अफगान जो युद्ध हुआ था 1938 से 42 और पंजाब युद्ध हुआ 1945 से 49 में, इनकी हार हुई थी। ये भी एक मतलब कारण था कि इंडियन समझते थे कि हम इनको हरा सकते हैं क्योंकि ये मतलब अजेय नहीं है। ठीक है, और सिपाहियों के मध्य असंतोष की अगर हम बात करें तो इसमें जनरल जो सर्विस एनालिस्टमेंट एक्ट था, जो इसके कारण सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। उन्हें जाति संप्रदाय संबंधी प्रतीकों, दाढ़ी पगड़ी पहनने से भी निषिद्ध किया गया। मतलब कहा गया कि आप दाढ़ी नहीं लगा सकते हैं, पगड़ी नहीं होनी चाहिए आपकी, आपको तिलक नहीं लगा सकते हैं। इन चीज़ों पर जो है जो सेना में भर्ती हुए उन लोगों को जो है परेशान करने के लिए ये किया गया। तो उन सब चीज़ों के भेदभाव को देखते हुए इसके साथ साथ जो अतिरिक्त सेना में उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उन्हें अच्छा खाना नहीं दिया जाता था, उन्हें जो सैलरी मिलती थी वो भी बहुत जो अंग्रेज होते थे, अंग्रेज सिपाही होते थे, उनकी अपेक्षा इंडियन को बहुत कम दी जाती थी। तो ये सब भी बातें थी। उसके बाद एक और ऐड कर दिया गया कि जो सैनिक हैं उनको अब दूसरे देशों में शिफ्ट किया जाएगा। जो इंडियन हैं वो सीमा पार जाएंगे, तो उनका मानना था कि जो समुद्र को हमें नहीं नागना चाहिए, हमें नहीं समुद्र के बाहर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक मतलब कॉजेस इसका कह सकते हैं कि कारण था। ठीक है, तो इस विद्रोह का प्रसार उत्तर भारत और मध्य भारत में तेजी से हुआ। हालांकि अंग्रेजों द्वारा 1959 के अंत तक क्रूरतापूर्वक दमन कर दिया गया। विद्रोह की प्रमुख कमजोरियां कौन कौन सी? देखो, इसकी कमजोरियां क्यों थी? क्योंकि इनका सीमित क्षेत्र विस्तार था। इनका प्रसार दक्षिण भारत और अधिकांश पूर्वी और पश्चिमी भारत के क्षेत्र में नहीं हो सका, क्योंकि इन क्षेत्रों में संचालित आरंभिक विद्रोहों का क्रूरतापूर्वक दमन कर दिया गया था। सीमित भागीदारी की बात करें तो बड़े जमींदार, अधिकांश भारतीय शासकों ने भाग नहीं लिया। हैदराबाद के निजाम जैसे कुछ शासकों और जो ये सिंधिया थे, होलकर थे, ये लोग तो इन्हीं की मदद कर रहे थे, अंग्रेज़ों की मदद कर रहे थे। ठीक है, और साहूकार और बड़े जो व्यापारियों का मानना था कि ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत उन्हें वर्गीय हितों का बेहतर रूप से संरक्षण हो सकेगा। ठीक है, तो ये लोग भी पार्टिसिपेट नहीं किए थे। निम्न गुणवत्ता वाले हथियार और उपकरण की बात करें तो भारतीय सैनिकों के पास निम्न गुणवत्ता वाले हथियार थे और उनके
द्वारा युद्ध में तलवार और भालों का उपयोग किया गया था, जबकि ब्रिटिश सैनिकों द्वारा उन्नत हथियार यानी नवीन हथियारों का, जैसे बंदूक थे, गोला बारूद था, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था। तो उनकी विजय तो होनी निश्चित ही थी। और संचार व्यवस्था का अभाव था। इसमें देखो, संचार सुविधाओं के अभाव के कारण भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थित छावनियों के सैनिकों के साथ एक संगठित ढंग से विद्रोह की शुरुआत नहीं की जा सकी। ठीक है, इन्होंने जो अटैक किया वो अलग अलग क्षेत्रों में किया, इसीलिए मतलब जो है ये जो अंग्रेज थे ये मतलब विद्रोह को दबाने में सफल रहे थे। ठीक है, और ये जो प्रभावी नेतृत्व और एकीकृत विचारधारा का अभाव था, तो क्योंकि विद्रोह के नेता क्षेत्रीय भावनाओं और व्यक्तिगत हितों से प्रभावित थे। इसके अतिरिक्त उनमें औपनिवेशिक शासन की स्पष्ट समझ नहीं थी, साथ ही उनमें भविष्य के लिए किसी वैकल्पिक सुसंगत दूरदर्शिता का अभाव था। तो इस प्रकार जो बात करें तो वो लोग अपने हित के लिए लड़ रहे थे। देखो, बाजीराव सेकेंड थे। ठीक है, बाजीराव नहीं, बाजीराव सेकेंड थे। वो अपने जो हित के लिए लड़ रहे थे कि उनको पेंशन दी जाए। रानी लक्ष्मीबाई अपने राज्य के लिए लड़ रही थी। ठीक है, और मोहम्मद शाह जो थे जो अंतिम मुगल शासक थे, ये अपने हित के लिए लड़ रहे थे। तो सब अपने अपने हित के लिए लड़ रहे थे, कोई राष्ट्रीय भावना इसमें नहीं थी, व्याप्त नहीं थी। ठीक है, इसीलिए मतलब ये इसका विफलता का भी कारण रहा था। ठीक है, इस प्रकार इस दमन के बावजूद 1857 के विद्रोह ने भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया, क्योंकि इसी से फिर लगा कि हम लोग मतलब इस तरह आंदोलन, जब इसमें इतने लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया तब भी इसे दबाने के लिए अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने पड़ गए। तो मतलब इंडिया में मतलब अगर जो पूरा इंडिया मिलके यूनाइट होके आ जाए तो इनकी औकात ही क्या है, इन्हें तो हम चंद दिनों में ही भगा देंगे। और गांधी जी के द्वारा ये किया भी गया। गांधी जी और जितने भी हमारे उनके एलाई थे, और गरम दल, नरम दल और जैसे क्रांतिकारी, सभी का इसमें योगदान हुआ था। ठीक है, तभी हमारा भारत आज़ाद हो पाया है। तो चलते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें 10 में कहा गया है कि 1857 में प्लासी युद्ध के लिए उत्तरदायी घटनाक्रमों का विवरण प्रस्तुत कीजिए और साथ ही उसके ऐतिहासिक महत्व की विवेचना कीजिए। तो ये प्लासी का युद्ध क्या था, इसका जो है ब्रीफ में हमको डिस्कशन करना है। ठीक है, और इसका वाणिज्यिक संघर्ष कब शुरू हुआ, इनके घटनाक्रम क्या थे, तो उनके बारे में हमको 1757 के युद्ध के बारे में बताना है। और भारत में ब्रिटिश विजय में सहायक रहे युद्ध के जो परिणाम थे उन पर प्रकाश डालते हुए युद्ध के ऐतिहासिक महत्व की चर्चा कीजिए और संक्षेप में उचित निष्कर्ष प्रस्तुत कर देना है। ठीक है, तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बड़े हैं तो इनको क्या करना है, आपको 250 वर्ड में लिखने हैं। ठीक है, ये 250 वर्ड वाले आंसर हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े आंसर हैं, क्योंकि देखने में तो ये छोटे लगते हैं बट ये हैं बड़े। ठीक है, तो ये प्लासी का युद्ध क्या था, तो प्लासी युद्ध वर्ष 1757 में बंगाल के नवाब सिराज उद दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के मध्य लड़ा गया था। यह उन प्रमुख युद्धों में से एक था जिनके कारण बंगाल पर अंग्रेजों का विजय प्राप्त हुई थी। युद्धों के लिए उत्तरदायी घटनाक्रमों की श्रृंखला की अगर हम बात करें तो इसमें देखो, युद्ध के महत्वपूर्ण कारणों में से एक ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब के मध्य के उपयुक्त संचालन के संदर्भ में होने वाले व्यवसायिक टकराव था। ठीक है, क्योंकि कंपनी के अधिकारी अपने निजी व्यापार पर भी कर अदायगी से बचने के लिए दस्तकों का दुरुपयोग करते थे। दस्तक मतलब एक पास हुआ करता था। ठीक है, जिसके आधार पर वो लोग मतलब करते थे, तो डुप्लीकेट पास यूज करते थे। ठीक है, ताकि उनको पैसा ना देना पड़े, उसको टैक्स जो वो बेचते हैं, उन जो वस्तुएं बेचते हैं उन पे टैक्स ना देना पड़े। ठीक है, तो इस प्रकार था। और दूसरा था हमारा कि मुर्शीद कुली खान से लेकर अलीवर्दी खान तक बंगाल के सभी नवाबों ने दस्तक के दुरुपयोग को मजबूती से नियंत्रित किया था। यद्यपि कंपनी इस नियंत्रण को स्वीकार करने के लिए बाध्य थी, तथापि इसके कर्मचारी इससे बचने और इसकी अवहेलना करने के प्रत्येक अवसर का लाभ उठाते थे। इस मामले में तब
तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई जब सिराज उद दौला ने कंपनी के उसी आधार पर व्यापार करने को कहा जैसा कि मुर्शीद कुली खान के शासनकाल में था। जब कंपनी को कोई रियायत नहीं दी गई, लेकिन कंपनी ने इस पर सहमत होने के बजाय कलकत्ता, जो कि उनके नियंत्रण में था, में प्रवेश करने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी शुल्क लगा दिया। तभी जो ये मतलब टकराव की बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति हो गई। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो उन्होंने नवाब की अनुमति के बिना कलकत्ता की किलेबंदी भी शुरू कर दी थी, क्योंकि चंद्रनगर में फ्रांसीसी तैनात थे, इसीलिए उन्होंने अपना जो है घेराबंदी करने की कोशिश की। और जब नवाब की किलेबंदी को ढहाने के आदेश का केवल फ्रांसीसियों द्वारा ही पालन किया गया तो नवाब ने अपनी संप्रभुता पर हमले के रूप में देखा। ठीक है, क्योंकि वो नवाब को लगा कि हम मतलब यहाँ के शासक हैं और ये हम लोगों के ऊपर जो है हुक्म चला रहे हैं, इनकी क्या मजाल जो हमारे ऊपर जो है वो हुक्म चलाएंगे। ठीक है, इस लिए नवाब ने कार्रवाई करते हुए कासिम बाजार में अंग्रेजी कारखाने को जब्त कर लिया और 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। ठीक है, जहां ब्लैक हॉल ट्रेजेडी की घटना हुई। नवाब अपनी आसान जीत का जश्न मनाने के लिए कलकत्ता लौट गया। हालांकि ब्रिटिश मद्रास से सहायता की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस दौरान युद्ध के लिए प्लासी रवाना होने से पहले उन्होंने नवाब के प्रधान सेनापति मीर जफर और उनके मुख्य खजांची राय दुर्लभ के साथ मिलकर एक षड्यंत्र तैयार किया। क्लाइव के नेतृत्व में लड़ाई अंग्रेजों ने अपने विश्वासघाती जाल के कारण जीती थी। इसके तहत नवाब की सेना के अधिकांश हिस्से ने लड़ाई के कोई भाग नहीं लिया। मतलब जो नवाब की सेना थी उसने अधिकांश हिस्सों में कोई भाग नहीं लिया था लड़ाई में। और ऐसे ही वो जो मीर जफ़र था उसने कहा कि हमारी सेना हार गई है और हमें आप मैदान छोड़कर भाग जाइए वरना आपको मार दिया जाएगा। तो वो उन्हीं की बातों में आ गया और सिराजुद्दौला वहाँ से भागा, लेकिन रास्ते में भी वो उसकी भी मृत्यु हो गई और उसकी मतलब उनको विजयी घोषित कर दिया अंग्रेज़ों को। ठीक है, यद्यपि यह युद्ध सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि इसमें अंग्रेजों के द्वारा सैन्य श्रेष्ठता नहीं दिखाई गई थी, तथापि निम्नलिखित कारणों से युद्ध को भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्व प्राप्त हुआ है। इस युद्ध में ने निश्चित रूप से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक आर्थिक इकाई से राजनीतिक सत्ता के रूप में स्थापित कर दिया है। इसने बंगाल में ब्रिटिश आधिपत्य और अंततः पूरे भारत में ब्रिटिश विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया है। इसके अतिरिक्त बंगाल के समृद्ध राजस्व ने इन्हें एक मजबूत सेना को संगठित करने के लिए प्रेरित किया, जिसका उपयोग उनके द्वारा अपने प्रभाव का विस्तार दक्षिण भारत में भी करने के लिए किया गया। और बंगाल पर नियंत्रण ने आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में एक निर्णायक भूमिका निभाई और भविष्य में फ्रांसीसियों के अधिकार वाले क्षेत्र भी अंग्रेजों को प्राप्त हो गए। अंत में प्लासी की जीत ने कंपनी और उनके कर्मचारियों को बंगाल असहाय लोगों की कीमत पर अथाह धन अर्जित करने में सक्षम बनाया। इस परिणाम के कारण जो कई इतिहासकारों ने टिप्पणी की है कि प्लासी के युद्ध ने इस युग का अंत दूसरे युग का प्रारंभ कर दिया है। तो इस प्रकार ऐसी मतलब आलोचनाएं भी इसकी की गई हैं कि इसी से मतलब भारतीय जो पॉलिटिक्स थी, उसकी आर्थिक नीतियां थी, सब चीज़ यहाँ से जो है मतलब एक टर्न हुआ, इसकी एक टर्न लेगी ये इंडियन क्योंकि ये इनके अब हाथों में पूरी सत्ता आ गई है, ये मान सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अभी थोड़े दिन बाद ये जो बक्सर का युद्ध होगा, जिसके बाद एक मतलब एक पूरा का पूरा इनके कब्जे में आ जाएगा, पूरा इंडिया जो है अंग्रेजों के कब्जे में आ जाएगा जो बक्सर के बाद। ठीक है, तो प्लासी का एक मतलब निर्णायक युद्ध कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, पूरी तरीके से जो है बक्सर को निर्णायक युद्ध के रूप में देखा था। ठीक है, जहाँ अंग्रेजों को मतलब एक प्रशासनिक सत्ता जो है राजनीतिक उसमें राजनीति में प्रवेश करने की एंट्री मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें 19वीं शताब्दी के दौरान प्राच्यवादी अलगाववादी विवाद और उसके परिणामों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द
ओरिएंटलिस्ट एंग्लिस्ट, ठीक है, कंट्रोवर्सी डूरिंग द 19th सेंचुरी एंड इट्स फॉलआउट। तो इसमें प्राच्यवादी अलगाववादी विवाद क्या था, इसका क्या मतलब इसके बारे में है। तो इसकी विशेषताएं, भारतीय शिक्षा प्रणाली और सामान्य रूप से जो अन्य क्षेत्र थे, इसके परिणाम पर क्या मतलब प्रभाव पड़ा इसका, उस पे हमको थोड़ा सा डिस्कस करना है और उसका निष्कर्ष डिस्कस कर लेना है। तो इसमें क्या है कि शैक्षणिक इतिहास से संबंधित लेखनों में 1920 और 1935 की मध्य के अवधि प्राच्यवादी अलगाववादी विवाद की अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है। शिक्षा को सरकार के एक लक्ष्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में 1813 का चार्टर जो था उसमें प्रथम प्रयास था। इसने शिक्षित भारतीयों के माध्यम से शिक्षा प्रोत्साहन हेतु केवल 1 लाख रुपए के वार्षिक व्यय का प्रावधान किया था, किंतु इसे सुनिश्चित करने हेतु अपनाए जाने वाले तरीकों के संदर्भ में कोई दिशा निर्देश निर्धारित नहीं किए थे। ठीक है, तो 1 लाख खर्च करने की बात की थी, लेकिन कोई दिशा निर्देश इसमें नहीं थे जो भारतीय शिक्षा पर। ठीक है, इसके शिक्षा की प्रकृति तथा स्कूलों और कॉलेजों के शिक्षा के माध्यम के संदर्भ में विवाद उत्पन्न किए गए। प्राच्यविदों ने शिक्षा के माध्यम के रूप में संस्कृत, अरबी, फारसी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यद्यपि नौकरी प्राप्त करने हेतु तैयारी करने के लिए छात्रों को पाश्चात्य शिक्षा और साहित्य की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, तथापि प्रमुख बल पारंपरिक भारतीय शिक्षा के विस्तार पर दिया जाना चाहिए। तो कुछ लोग तो मतलब अपनी फारसी, अरबी, हिंदी और स्थानीय भाषा में बात करते थे। कुछ लोग कहते थे कि विस्तारवादी नीतियाँ ठीक है पारंपरिक। तो इसमें अलगाववादियों ने अंग्रेजी माध्यमों में पाश्चात्य शिक्षा प्रदान करने का समर्थन किया। उन्हें राजा राम मोहन राय और उन्हें उस जो अलगाववादियों ने अंग्रेजी माध्यम में पाश्चात्य शिक्षा प्रदान करने का समर्थन किया था। उन्हें राजा राम मोहन राय जैसे उस समय अधिकांश प्रगतिवादी भारतीयों का भी समर्थन प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार अंततः अगर हम बात करें तो लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र यानी मॉन्यूमेंट जो था, तो उसमें 1935 के माध्यम से इस विवाद का समाधान किया गया और इसने अलगाववादियों के पक्ष में समर्थन किया। मैकाले के सुझाव के पश्चात सरकार ने शीघ्र ही अंग्रेजों को स्कूल और कॉलेजों में शिक्षा के माध्यम के रूप में अपना लिया। ठीक है, अंग्रेजी जो शीघ्र ही अंग्रेजी को स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम अपना लिया और असंख्य प्राथमिक स्कूलों के स्थान पर अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान करने वाले कुछ स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की गई। ठीक है, इससे जन सामान्य की शिक्षा की उपेक्षा हुई और यह अब उपेक्षा की गई थी कि शिक्षित भारतीयों द्वारा स्थानीय शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, जिन्होंने पाश्चात्य विज्ञान, साहित्य और ज्ञान जन सामान्य तक पहुंच सकेगा। और इस सिद्धांत को अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डाउन फिल्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। हालांकि आधुनिक शिक्षा का विस्तार आशानुरूप निचले स्तर तक नहीं हो सका। मतलब इनका मानना था कि जो ये निस्यंदन सिद्धांत है कि थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड जो फिल्ट्रेशन थी कि मतलब जब ऊपरी लोगों जब शिक्षित होंगे, जो ये एलिट लोग शिक्षित होंगे, तो ये इनसे छन छन कर शिक्षा आएगी जो नीचे लोगों को शिक्षित करेगी। तो इस आधार पे इन लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया एक्चुअली में। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा को अपनाए जाने से निकटवर्ती क्षेत्रों में स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना होने के बावजूद शिक्षा में जन सामान्य अलग थलग हो गया और इसने भारतीयों के एक ऐसे वर्ग का निर्माण किया जो रक्त और रंग से भारतीय था, किंतु विचार, सदाचार और बौद्धिक रूप से अंग्रेज था। इस प्रकार इस वर्ग ने शासकों को औपनिवेशिक हितों को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान की और कुछ भारतीय लोगों को शिक्षित करने में शासकों को जन सामान्य को शिक्षित करने के अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि उन्हें शिक्षित भारतीयों पर छोड़ दिया गया कि उनसे यह अपेक्षा की गई कि वे सुनिश्चित करेंगे कि जन सामान्य द्वारा औपनिवेशिक साम्राज्य का विरोध ना किया जाए। ठीक है,
हालांकि जो शिक्षा की बदली व्यवस्था ने अनायास ही राष्ट्रवादियों के लिए भौतिक और सामाजिक विज्ञापनों से संबंधित मूलभूत साहित्य उपलब्ध करा दिए, जिससे सामाजिक विश्लेषण करने की उनकी क्षमता को बढ़ावा मिला। इससे जन सामान्य के मध्य लोकतंत्र, राष्ट्रवाद और सामाजिक आर्थिक स्थिति से संबंधित विचारों का प्रचार में सहायता मिली। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक जो है, कुछ ना होने से कुछ मिल जाना ही बहुत अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, तो हमारे इंडिया में मतलब शिक्षा की शुरुआत हुई, यही हम कह सकते हैं, बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि थी। ठीक है, नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नरमपंथी चरणों की सफलताओं और विफलताओं की विवेचना कीजिए। तो इसमें नरमपंथी और जो ये मतलब थे, नरमपंथी चरण था यानी जो मॉडरेट फेज वाला जो ये हमारा चलता था। ठीक है, तो इनमें जो है उनके मांगे क्या थी, उनके साधन क्या क्या थे, ठीक है, उनके बारे में बताना है और उनकी सफलताएं विफलताओं के बारे में बता देना है। ठीक है, तो हमको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में सारा कुछ डिस्कस कर लेना है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरमपंथी चरण का जो काल था, तो ये 1885 से 1905 तक चला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के प्रथम 2 दशकों को संदर्भित करता है। यह चरण दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, व्योमचंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता जैसे कांग्रेसी नेताओं के उदारवादी विचारधाराओं या साधनों द्वारा निर्देशित था। उन्हें नरमपंथी नेताओं के रूप में जाना जाता था। नरमपंथी नेताओं की प्रमुख मांगों में देश में प्रशासनिक और विधायी सुधार, सैन्य व्यय में कटौती और प्रतिनिधिक संस्थानों की स्थापना आदि शामिल थे। सुधारों की मांग करने हेतु उनके द्वारा प्रार्थना पत्र, याचिका, विरोध प्रदर्शनों और पाठकों, प्रस्तावों, पर्चों, ज्ञापनों या प्रतिनिधि मंडलों जैसे शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों का प्रयोग किया जाता था। ये ब्रिटिश न्याय प्रणाली में विश्वास रखते थे। ठीक है, तो नरमपंथियों की इसमें सफलताएं क्या थी, तो ये लोग क्या चाहते थे, तो भारत में सिविल सेवकों की भारत में सिविल सेवकों के समस्याओं की जांच करने तथा लोक सेवा में उच्च और अधिक पदों के लिए भारतीयों के दावे की पूर्ति हेतु एक योजना को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से 1886 ईस्वी में लोक सेवा आयोग यानी एचिन आयोग की स्थापना की गई और 1900 मतलब लोक सेवा आयोग की स्थापना 1886 में कर दी गई। ये एक सफलता इनको बहुत बड़ी मिली। ठीक है, और एक 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया, जिसने न केवल विधान परिषदों का विस्तार किया और बल्कि उनमें गैर सरकारी सदस्यों को अनुपात में वृद्धि भी की। तो ये एक उपलब्धि हम कह सकते हैं, ये भी हमारे लिए अच्छी थी उपलब्धि। नेक्स्ट है कि 1893 में जो लंदन के साथ साथ भारत में सिविल सेवा परीक्षा के आयोजन की मांग करते हुए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, ये भी हमारे लिए अच्छा था। और भारतीय व्यापार के बेहतर प्रबंधन हेतु सुझाव के लिए 1895 ईस्वी में बेल्बी आयोग की स्थापना की गई और दादा भाई नौरोजी के जो धन निष्कासन सिद्धांत और आरसी दत्त इत्यादि जैसे नरमपंथी नेताओं द्वारा की गई आर्थिक आलोचनाओं ने ब्रिटिश शासन के औपनिवेशिक और शोषणकारी स्वरूप, जिसके कारण भारत की आर्थिक क्षति और तथा कुटीर उद्योगों का विनाश हुआ था, को प्रकट किया। इसके द्वारा प्रशुल्क संरक्षण और प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता के माध्यम से भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने की मांग की गई और नरमपंथियों ने लोगों को राष्ट्रवाद की भावना का सृजन किया और भारत में लोकतंत्र और स्वतंत्रता, समानता जैसे आदर्शों को लोकप्रिय बनाया। और गोपाल कृष्ण गोखले और एमजी रनाडे जैसे नरमपंथी समाज सुधारकों ने बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह का विरोध किया। तो ये इतनी इनकी जो सफलताएं देख सकते हैं, तो इन्होंने सफलता तो बहुत प्राप्त की, लेकिन ऐसी कोई उपलब्धि नहीं प्राप्त की जहां हमारे निकट भविष्य में हमको आज़ादी मिल सकती थी। ठीक है, क्योंकि वो लोग मतलब थोड़ा थोड़ा कर देते थे, लेकिन कुछ ज़्यादा करने के मूड में नहीं थे। ठीक है,
तो क्योंकि कारण था इनकी विफलताओं के, बहुत से कारण हो सकते हैं, जिसमें देखो एक तो यही कारण था कि नरमपंथियों के अधीन राष्ट्रीय आंदोलन में जन सामान्य का व्यापक रूप से शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि वे जन सामान्य की क्षमता पर विश्वास नहीं करते थे। ज्ञातव्य है कि गांधी जी जन सामान्य की क्षमता पर पूर्ण विश्वास किया गया था गांधी जी द्वारा, ठीक है, इसीलिए वो सफल रहे और वो मतलब एक हीरो निकल के आए, ठीक है। और नरमपंथी चरण के राष्ट्रीय आंदोलन जो थे, इसमें जैसे शहरों कस्बों तक सीमित था, जिसके कारण भौगोलिक विस्तार सीमित रहा, लेकिन जो गांधी जी द्वारा था तो वो ग्रामीणों तक इसका विस्तार करवाया था, ताकि उससे जो है पूरे देश के लोगों की कनेक्टिविटी इससे हो पाए, ठीक है। ये सामान्य सभागार कक्षों और परिचर्चा कक्षों तक ही सीमित रहे और व्यापक रूप से जन सामान्य के साथ संपर्क स्थापित करने में असफल हो गए। नरमपंथी अति शांतिवादी थे और इनके द्वारा ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की गई, कभी भी ऐसी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की गई इनके द्वारा, ठीक है। उन्होंने अपने अधिकांश विचारों को पाश्चात्य राजनीतिक विचारधारा से ग्रहण किया था, ठीक है। तो जन सामान्य से ये अलग थलग दिखते थे, तो इसीलिए इनकी कनेक्टिविटी अच्छे से नहीं हो पाई। और जो मतलब सामाजिक संरचना के रूप में नरमपंथियों के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र संभ्रांतवादी था, जिनमें अनेक नेताओं का संबंध जमींदार वकील और बड़े व्यापारियों जैसे उच्च मध्यम वर्ग से था, ठीक है। तो ये मतलब उच्च मध्यम वर्ग ही इनमें पार्टिसिपेट करता था, किसान वर्ग मजदूर वर्ग ये लोग मतलब इससे अलग थलग थे, आम जनता भी इनसे अलग थी, ठीक है। तो नरमपंथियों की इन विफलताओं के बावजूद भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में उनका योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के वास्तविक स्वरूप को प्रकट किया और एक राष्ट्रीय जन जागृति उत्पन्न की। उन्होंने एक अखिल भारतीय राजनीतिक मंच अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर भारत में राजनीतिक परिपक्वता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया और ऐसे सुदृढ़ आधार का निर्माण किया जिस पर चरमपंथियों तथा गांधी जी द्वारा अपने प्रयासों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया गया, ठीक है। तो ये मतलब एक न्यू इन लोगों ने डाल दी थी, लेकिन गांधी जी ने उस पर एक महल खड़ा कर दिया, तो ये हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 13 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, और इस संबंध में कुछ प्रमुख सुधारों का आंदोलन पर प्रकाश डालिए। तो सामाजिक सुधारों की आवश्यकता क्यों हुई, इसका हमको ब्रीफ में बताना है, ठीक है। और सामाजिक सुधार के उद्देश्य क्या क्या थे, ठीक है, ये हमको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना है और उसके उदाहरण एक दो प्रस्तुत कर देने हैं। और इस आधार पर हमको थोड़ा सा एक दो लाइन का निष्कर्ष निकाल लेना है। तो इस प्रकार हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा और क्यूट सा आंसर होगा ये हमारा, ठीक है। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, बोर नहीं होना है, अच्छे से डिस्कस कर रहा हूँ मैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो भारतीय समाज में धार्मिक अंधविश्वास गहन रूप से व्याप्त है, ठीक है। 18वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान उत्तर प्रबोधन तर्कवाद और संपर्क पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत हुई। सामाजिक बौद्धिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कुछ भारतीय प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों द्वारा भारतीय पुनर्जागरण का प्रसार किया गया। इसी परिणति भारत में विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक और धार्मिक सुधारों के रूप में हुई थी। तो इन आंदोलनों के निम्नलिखित उद्देश्य थे, कौन से थे? तो प्रथम था सती प्रथा, कन्या शिशु हत्या थी, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करके विधवा पुनर्विवाह और महिला की शिक्षा को प्रोत्साहित करके महिलाओं का उद्धार करना था, ठीक है। तो इनका ये एक उद्देश्य कह सकते हो। तो ये मतलब जितनी कुरीतियाँ थी उनको समाप्त करना था, ठीक है। दूसरा था कि जातिगत भेदभाव को समाप्ति और अस्पृश्यता उन्मूलन के माध्यम से सामाजिक सौहार्द और समतावादी समाज को बढ़ावा देना था। तो ये भी हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण था। सभी को कठोर सामाजिक परंपराओं और अप्रासंगिक रीति रिवाजों से युक्त भारतीय समाज में सुधार करना था और लोगों को उनकी जो समृद्धि भारतीय संस्कृति विरासत आदि के संबंध में जागरूक करना था। तो ये हमारे उद्देश्य थे। जो कुरीतियों को समाप्त करना था, सामाजिक समानता को लाना था, ठीक है। और जो ये परंपराएं और रीति रिवाज थे अप्रासंगिक उनको उसमें सुधार करना था और लोगों को जो मतलब उनकी समृद्धि को सांस्कृतिक विरासत के आदि संबंध में जागरूक बनाना था, ठीक है।
तो इन सब बातों को देखते हुए भारतीयों के पुनर्जागरण और राष्ट्रवाद के विकास के लिए सामाजिक सुधार करना और पूर्व शर्त थी कि इस समय के कुछ प्रमुख सुधार आंदोलनों और उनके नेताओं के योगदान को निम्नानुसार वर्णित किया गया है। ब्रह्म समाज इसमें है, एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रार्थना समाज, ठीक है, आर्य समाज। तो इन लोगों ने रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, इन सब लोगों ने जो है, अगर उदाहरण स्वरूप में हम बात करें तो इन लोगों ने बहुत ही काम किया है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने द्वारा 1828 में की गई थी, जिसका उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन, हिंदू धर्म का शुद्धिकरण और यह तर्क और बुद्धि पर आधारित था। इसके अंतर्गत मूर्ति पूजा, बाल विवाह, सती प्रथा आदि कुप्रथाओं का विरोध करना था, ठीक है, और साथ ही विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया गया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने मुख्य रूप से विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना करते हुए महिलाओं का उद्धार करने हेतु स्वयं को समर्पित किया। इसके प्रयास बाल विवाह और बहु विवाह के विरुद्ध संघर्ष पर केंद्रित था। तो ये मतलब बाल विवाह और जो बहु विवाह होते थे पहले, जो मतलब एक इंसान कई कई विवाह कर लेता था कई महिलाओं से, ठीक है, तो उसको प्रतिबंधित करने की बात की गई, उसमें सुधार करने की बात की गई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो प्रार्थना समाज है, तो इनकी स्थापना 1976 में की गई थी, ठीक है, नहीं 1876 में, सॉरी, 1876 में आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य व्यवस्था को अस्वीकृत करना, जो जाति व्यवस्था थी उसको अस्वीकृत करना और महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करना, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करना और पुरुषों व महिलाओं दोनों को विवाह हेतु निर्धारित आयु में वृद्धि करना। तो ये प्रार्थना समाज का लक्ष्य था, ठीक है। और आर्य समाज की बात करें तो यह एक हिंदू धर्म सुधारवादी आंदोलन था, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। इसने जबरन इस्लाम और ईसाई धर्म में परिवर्तित हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में समाविष्ट करने हेतु शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इसमें वेदों का अनुउल्लंघनीयता में विश्वास किया गया था। इसने भारत में दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की श्रृंखला के माध्यम से शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। और रामकृष्ण परमहंस की बात की जाए तो रामकृष्ण परमहंस का मुख्य विस्तार रामकृष्ण मिशन 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, तब से किया गया और के तत्वाधान में स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने सेवा सिद्धांत यानी दरिद्र नारायण का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसका आशय सभी प्राणियों को सेवा करने से था। इसके द्वारा लोगों के उत्थान के लिए मानवीय राहत और सामाजिक कार्य किए गए तथा जो धार्मिक सद्भावना को प्रोत्साहित किया गया। सत्यशोधक समाज की बात करें तो सत्यशोधक समाज की शुरुआत ज्योतिबा फुले 1873 में की गई, ज्योतिबा फुले द्वारा, और शूद्र अस्पृश्य जातियों और महिलाओं को उच्च जाति के प्रभुत्व और ब्राह्मणवादी वर्चस्व के शोषण और उत्पीड़न से मुक्त कराने से की गई थी, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन ने भारतीय मुसलमानों को में आधुनिक शिक्षा और रोजगार के अवसरों के प्रसार के माध्यम से भारतीय मुसलमानों को बढ़ावा दिया और इसका उद्देश्य इस्लाम के प्रति निष्ठा को कम किए बिना पर्दा प्रथा, बहुविवाह, विधवा पुनर्विवाह, महिलाओं की शिक्षा आदि से संबंधित जो है सामाजिक सुधार किए। तो ये मतलब सर सैयद अहमद खान का भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान कह सकते हैं इस संबंध में, ठीक है। इस प्रकार के सुधार आंदोलन इस प्रकार अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में प्रसारित हुआ, जहां पर मद्रास के वेद समाज की स्थापना की गई थी और जिसके द्वारा जातिगत भेदभाव को समाप्त करने, विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं की शिक्षा का किया गया। इसके अतिरिक्त श्री नारायण मद्रास वेद समाज की स्थापना की गई, जिसके द्वारा जातिगत भेदभावों को समाप्त करने, विधवा पुनर्विवाह, महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया गया। इसके अतिरिक्त श्री नारायण गुरु ने सामाजिक सुधार के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए केरल में 1903 ईस्वी में श्री नारायण धर
पालन योगम की स्थापना की थी। ठीक है, तो इस प्रकार ये मतलब सारे जो हमारे आंदोलन थे इन्होंने कितना काम किया है। इसी समय थियोसॉफिकल सोसाइटी, मुस्लिम, सिख, पारसी सुधार आंदोलन के तहत कई अन्य आंदोलन भी प्रारंभ किए गए। ये आंदोलन अपनी मांगों तक सीमित नहीं थे, बल्कि इनका योगदान राष्ट्रीय निर्माण, राष्ट्रीय जो राजनीति और आर्थिक सुधारों तक भी रहा था। ठीक है, अतः कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने में सामाजिक सुधार आंदोलन की महती भूमिका रही है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे जो ये आंदोलन थे ये हमारी जीवन मतलब हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है, जो स्वतंत्रता का ये लड़ाई चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं इनका योगदान आप कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये मतलब वही उत्थान की बारे में बात करते थे जो मतलब हम लोग कर रहे थे। तो इस प्रकार हमारा जो यहाँ पे 7 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, 7 कल डिस्कस कर लेंगे। अगर कोई भी आप लोगों को दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ज़रूर उसका मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे जो प्री मेंस और ऐसे का, ठीक है, सारा कुछ यहाँ पे लेके आऊँगा मटेरियल। ठीक है, तो आप लोगों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्कशन के लिए अगर फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पे ज्वाइन कर लीजिए, वो भी ग्रुप डिस्कशन का है। और टेलीग्राम का भी डिस्कशन का ग्रुप है, वहाँ आप आंसर लिख के जो है उसको अपना फ़ोटो खींच के पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर वहाँ नहीं लिखना है तो कमेंट बॉक्स में भी अगर लिखना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी लिख के आप पेस्ट कर सकते हैं आंसर को। ठीक है, और अगर कोई थॉट हो, कोई अच्छे से वो हो, तो जो अगर कोई अच्छे पॉइंट हो तो आप लोग इंक्लूड करके ज़रूर लिखें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।